everyone and welcome to my channel. Myself Sia Aditi Sehgal and this is of course another video for class 12th. हम शुरू करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से। जी हाँ, अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने ये वीडियो की रिक्वेस्ट की थी तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे एनालिसिस में, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। क्योंकि बेटा, एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एनालिसिस कर किस चीज़ का रहे हो, ठीक है। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, आई मेक वीडियोज़ फॉर क्लास 11th एंड 12th अकाउंट्स। क्लास 12th में मैं अभी तक कवर कर चुकी हूँ एनपीओ, पार्टनरशिप, शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, और अब आ चुकी हूँ मैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। दैट मीन्स वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ सिलेबस, और मार्च एंड तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा बहुत आराम से। क्लास 11th के बच्चों के लिए भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, सो मेक श्योर यू रिकमेंड दिस चैनल टू योर जूनियर्स, टू योर फ्रेंड्स। आपकी फैमिली में अगर कोई क्लास 11th में है, हेल्प मी कनेक्ट विद द राइट ऑडियंस। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा जनरल अनाउंसमेंट की वी आर ऑन इंस्टाग्राम, लर्न कॉमर्स विद सिया अदिति नाम से हमारा चैनल है, जाकर मुझे फॉलो कीजिए और मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। वहाँ पर मैं कभी कभी मीम्स भी शेयर कर देती हूँ, यू नो, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, राइट? ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ऐसा क्या है कि इसके बारे में हमें अलग से पढ़ना पड़ रहा है? तो बेटा कंपनी को ना तुम साउथ बॉम्बे का वासी समझो, पिश पॉश। इसके रूल्स ही अलग हैं, इसकी अपनी अलग दुनिया है, अपनी अलग दुनिया है। और ये दुनिया इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज के लिए अलग लॉ है। कंपनीज एक्ट 2013 नाम से एक एक्ट है जो कंपनीज को गवर्न करता है, ठीक है। तो कंपनीज को गवर्न करता है मतलब फ्रॉम ए टू जी। तो ए टू जी में एफ भी आता है, एफ म्हणजे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में कि उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होना चाहिए, वो सब हमें बताता है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें फॉर्मेट दिया हुआ है बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी का। इंक्लूड क्या क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में? हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस शीट, हम इंक्लूड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सो फार सो गुड। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, जी हाँ, बैलेंस शीट में हम एग्रीगेट लिखते हैं चीज़ों का, ठीक है, और उसके बारे में जो डिटेल है, वो हम लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, क्रॉस रेफरेंस करके, ठीक है। दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का एक कॉलम है और उसके आगे बस अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है, राइट? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या इंक्लूड होगा वो डिटेल कहाँ देंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में, क्रॉस रेफरेंस करके, मतलब इसके आगे मैं नोट नंबर लिखूंगी और फिर नोट्स टू अकाउंट्स में उसी नोट नंबर के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की डिटेल्स दूंगी, ठीक है। अगला है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश को बताने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या कहते हैं, देखेंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, हम इंटर फर्म कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट और पीएनएल में क्या क्या आता है, नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसी में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, हम अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। पर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड करते हैं। तो ये जो पिशपॉश बंदी है ना, ये जो कंपनी है, ये पिशपॉश बंदी है, ठीक है। ये बोलती है कि भैया मेरी बैलेंस शीट भी अलग से बनेगी, अलग तरीके से बनेगी, और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी अलग तरीके से बनेगा, ठीक है। मेरी बैलेंस शीट भी अलग तरीके से, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी अलग तरीके से, बिकॉज मैं तुम सबसे अलग हूँ। मुझे ये टुच्ची सी बैलेंस शीट नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल सी, जहाँ पर लेफ्ट साइड, राइट साइड में तुम एसेट्स लिख रहे हो, लेफ्ट साइड में तुम लाइबिलिटीज लिख रहे हो। प्लीज़ मेरी जो बैलेंस शीट है वो बनेगी वर्टिकल फॉर्मेट में, जहां ऊपर आएंगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज और नीचे आएंगी एसेट्स। एंड एक्सक्यूज मी, ये क्या तुम एक ही साल की फिगर्स लिख रहे हो? यहाँ पर सिर्फ एक ही साल की फिगर्स क्यों लिख रहे हो? अगर मुझे कंपेयर करना है कि पिछले साल मेरे एसेट्स कितने थे और इस साल मेरे एसेट्स कितने थे, तो क्या मैं दो बैलेंस शीट हाथ में पकड़ के बैठूंगी? सो नहीं, मेरी बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड भी होगा। इस साल की फिगर्स तो होंगी ही होंगी, पिछले साल की फिगर्स भी होंगी,
ताकि जो लोग मुझे पढ़ रहे हैं वो ढंग से एनालाइज कर सके, कंपैरिजन कर सके कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में क्या बढ़ा है, क्या घटा है, और उस हिसाब से डिसीजंस ले सकें। ठीक है, आई थिंक अबाउट अदर्स ऑल्सो। तुम मुझे साउथ बॉम्बे का ऐसे ही मत बोलो, ठीक है। आई एम अ वेरी जनरस बंदी, बस मेरे थोड़े स्टैंडर्ड्स हाई हैं, स्टैंडर्ड्स हाई हैं क्योंकि मुझे एक अलग वखरा लॉ गवर्न करता है। ठीक है, सो बिफोर गेटिंग इनटू इट एक जनरल थ्योरी देखो। ये जो है ना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली जो आपकी बुक है, ये थोड़ी चली जाती है थ्योरेटिकल साइड में, ठीक है। इट इज़ मोर अबाउट द फॉर्मेट्स, इट इज़ मोर अबाउट द मतलब तुमने अगर रेशो के फॉर्मूले तुम्हें आते हैं, वो तुम उससे ढंग से अप्लाई कर दोगे, तो फॉर्मूले रट्टे मारने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। थ्योरी आ गई थोड़ी सी, ठीक है। बैलेंस शीट और पीएनएल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये पूरा फॉर्मेट तुम याद करोगे, थियोरेटिकल आ गया थोड़ा सा। तो फॉर दोज जिनको मतलब पार्टनरशिप और शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग में ऐसे तो मेरी वीडियोस देख के तुम्हें दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट फिर भी इफ़ यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट, देन ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक है ना, दिस इज़ फॉर यू, क्योंकि यहाँ से श्योर शॉर्ट तुम नंबर खींच सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसी चैप्टर की बात करूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं सिर्फ इस बात के कि आपको कोई भी आइटम दे देंगे, वो आपको उसका मेजर हेड और सब हेड पता होना चाहिए बस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ डिबेंचर कहाँ पे दिखाया जाएगा, तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब कंपनी बोरो कर, एक तरह से बोरोइंग होती है कंपनी की, ठीक है, बस वो बैंक से ना लेकर लोगों से बोरो कर रही है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाया जाएगा। तो सब हेड हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और मेन हेड हो गया नॉन करंट लायबिलिटी, और यही आपको 1 नंबर दे जाएगा, ठीक है। तो यही चैप्टर आपका कहीं 4-5 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आपको ये चैप्टर ढंग से आता है तो, ठीक है। सो इसके अलावा एक तो ये इस तरह का क्वेश्चन हो गया हेड और सब हेड वाला। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, या फिर एसेंशियल्स बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिमिटेशंस बताओ, ठीक है। ये कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। तो यूजर्स क्या क्या हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, 2 होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। वही जो याद है क्लास 11th की थ्योरी में नहीं करते थे, कौन कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। इंटरनल यूजर्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे, आपके शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, आपकी मैनेजमेंट आ जाएगी, आपके एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। और एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आ जाएगा, एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाएगी आपकी बैंक, एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाएंगे क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, पब्लिक एट लार्ज, गवर्नमेंट, ये सब आपके क्या आ गए एक्सटर्नल यूजर्स में, ठीक है। ये आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, इट यूजेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इट रिक्वायर्स ड्राफ्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ठीक है। फिर जैसे कि और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि इट हैज़ रिकॉर्डेड फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, टेल्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। एसेंशियल्स क्या क्या हो सकते हैं कि भैया इट शुड बी कंपेरेबल, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, इट शुड बी टाइमली, टाइम से तुम इसको वो करो, ठीक है। इट शुड बी एक्यूरेट, एक्यूरेसी होनी चाहिए, इट शुड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है, मतलब ढंग से बताए, हमें सच्ची वाला बताए, ऐसे मतलब डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स एंड फिगर्स ना बताए, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, एक्यूरेसी हो गया, ट्रू एंड फेयर हो गया, टाइमलीनेस हो गया, कंपैरिजन हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, और प्रॉपर एस्टिमेट्स इसमें आपके इंक्लूडेड होने चाहिए, ठीक है। ये सब आपके आके कैरेक्टरिस्टिक्स। लिमिटेशंस क्या आ जाएंगी, लिमिटेशंस वही जो हम अकाउंटिंग की लिमिटेशंस नहीं करते थे, याद है आपको, जब हम छोटे बच्चे थे +1 में पढ़ते थे, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस पढ़ते थे, बड़ी शरारत करते थे। तो क्या लिमिटेशंस आ जाएंगी, इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा पे बनी होती हैं जी, प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं कंसिडर करती जी,
क्वालिटेटिव डाटा इग्नोर कर देती हैं। क्वालिटेटिव डाटा मतलब राम ने कितनी मेहनत की, बुक्स वो नहीं बताएंगी। बुक्स सिर्फ इतनी बताएगी कि राम को कितनी सैलरी दी। सैलरी की ही कीमत है, मेहनत की कोई कीमत ही नहीं है इसमें, ठीक है। और क्योंकि ये एस्टिमेट्स पे बेस्ड होती है इसलिए ये बायस्ड हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर इसके एस्टिमेट्स जो हैं एक्यूरेट नहीं होंगे तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो खतरे में आ सकती है, ठीक है। ये प्रैक्टिसेस से वेरी करती है, इट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिसेस, ठीक है। मतलब इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन अ वे कि अगर कोई कंपनी SLM स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो कर रही है तो उसके एसेट्स अलग वे में रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। कोई कंपनी WDV फॉलो कर रही है तो उसके एसेट्स अलग वे में रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। तो मतलब उस हिसाब से इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिसेस। ये कुछ इसकी लिमिटेशंस आ गई, ठीक है। तो ये थ्योरी भी आपको आनी चाहिए। क्यों यार 4-5 नंबर फ्री के हैं, क्या है, कुछ भी नहीं है। वही जो लिमिटेशंस +1 में पढ़ी थी वही सारी है, थोड़ा सा ध्यान दे लो, है, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मल थ्योरी। अब आते हैं मेंटोस थ्योरी पे। मेंटोस थ्योरी हेड और सब हेड वाली, ठीक है। तो वो हेड और सब हेड कैसे पता चलेंगे, जब हम ये हेड और सब हेड डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। देखो जितना भी स्टाइल मार ले कंपनी, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट होती है। क्या बताती है हमें, बैलेंस शीट बताती है हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे डिटर्मिन होती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज से। तो यहाँ मैंने बनाई है एक ट्रेडिशनल बैलेंस शीट काइंड ऑफ, ठीक है। मतलब पूरा प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया डबल कॉलम, बट समझ जाओ, ठीक है। ये है ट्रेडिशनल बैलेंस शीट, आम जिंदगी। क्या क्या होता था यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी से चलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर से। पहले फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स में आपकी मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब आ जाती थी, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में सपोज इन्वेस्टमेंट्स आ गई। करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाता था आपका, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, मतलब डेटर आ गए, बिल्स रिसीवेबल आ गया, कैश बैलेंस आ गया, ठीक है। ये सब आपका कहाँ आ जाता था, करंट एसेट्स में। आ जाओ, ये राइट साइड में आता था, लेफ्ट साइड में आ जाओ। पार्टनर, सपोज पार्टनरशिप वाली कर रहे हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट यहाँ आ जाएंगे या सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज एडेड टू द कैपिटल, है ना। जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट्स का शेयर कैपिटल में ही ऐड कर देते हैं। इसके अलावा कोई जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अगर वो सब है वो सब यहाँ आ रहा होता है। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज आती हैं, जैसे कि आपकी बैंक लोन आ गया या किसी से आपने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, वो सब यहाँ पर आ जाता है। और फिर आ जाती है करंट लाइबिलिटीज, उसमें क्या आ जाता है आपका, ट्रेड पेबल्स आ गए, ठीक है, बिल्स पेबल आ गए, ठीक है। कोई शॉर्ट टर्म आपने प्रोविजन रखा हुआ है वो आ गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए, ये सब आ जाता है। इसका टोटल करते हैं, मैच हो जाता है, अगर किस्मत अच्छी है मैच हो जाता है जयराम जी की, बन गई आपकी बैलेंस शीट। तो ये भी कुछ अलहदा तो है नहीं, कुछ अलहदा नहीं है, ध्यान से देखो। इसने बस बोला कि बिकॉज शी इज़ अ कंपनी, इसको बस हम वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएंगे। वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएंगे मतलब लेफ्ट राइट नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी से, मतलब ट्रेडिशनल बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड से। यहाँ पर पहले क्या आता है, कैपिटल। तो यहाँ पर कंपनी के केस में हमें पता है कि कंपनी की कैपिटल को क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पर ट्रेडिशनल में हम कैपिटल अकाउंट्स बताते हैं, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स ही उनके कैपिटल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। हमें पता है, हमने पढ़ा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में, ठीक है। कंपनी के शेयर होल्डर ही उनके कैपिटल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो शेयर कैपिटल किसका फंड हो गया, शेयर होल्डर्स फंड का। तो सबसे पहला जो हमारा होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, जो पहली हेडिंग होती है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, उसमें आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अगली हेडिंग आपकी आती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब वो वाली एप्लीकेशंस, शेयर की वो वाली एप्लीकेशंस जो आपने पक्का से जिनके अगेंस्ट शेयर अलॉट करने हैं, बस बीच में 31 मार्च पड़ गई, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और अलॉटमेंट मेड के बीच में 31 मार्च आ गई, और 31 मार्च आ गई तो 31 मार्च के बाद आपने, जैसे ये 10,000 शेयर्स हैं, इनके अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी आप रिसीव कर चुके हो, आप डिसाइड कर चुके हो कि इनको अलॉट करने हैं, पैसा आ गया है, इनको शेयर अलॉट करने हैं, मतलब ये वाला पैसा जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। पर बीच में 31 मार्च आ गई है तो पहले इसको निपटा लेते हैं, फिर ये करते हैं। तो
वो जो श्योर शॉर्ट एप्लीकेशन मनी जो शेयर कैपिटल वाले अकाउंट में ट्रांसफर होगी ही, वो जाती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में, ठीक है, सेकंड हेडिंग में। फिर आगे आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जैसा कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ट्रेडिशनल बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़, उसमें अलग अलग चीज़ें आ गई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, नेट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और फिर आ गया करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। फिर हम नीचे चलते हैं, नॉर्मली ट्रेडिशनल में फिर हम राइट साइड पे जाते थे, यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट बन रहा है, लेफ्ट के बाद राइट आता है तो अप के बाद डाउन आएगा, ठीक है। एसेट साइड पे आ जाओ, वही नॉन करंट एसेट्स से शुरू करेंगे। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आ रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जैसे यहाँ पर भी आते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स में भी इन्होंने आगे क्या कर दिया, बस टाइप्स बना दिए। टैंजिबल एसेट्स जिनको छू सकते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स जिनको नहीं छू सकते, जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जैसे बिल्डिंग अगर बन रही है अभी, ठीक है। इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कोई सॉफ्टवेयर है आधा बन गया आधा रह गया, अभी आप इसको इंटैंजिबल में डाल भी नहीं सकते पर कुछ खर्चा कर भी चुके हो, तो कैपिटलाइज करोगे तो कैसे दिखाओगे, इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अगला है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, 12 महीने से ऊपर की इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट करते हैं डिस्कस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को ज़्यादा टाइम के लिए लोन दिया हुआ है, किसी को 12 महीने से ज़्यादा के लिए लोन या एडवांस दिया हुआ है, अदर नॉन करंट एसेट्स। और लास्ट हेडिंग क्या है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें आपके डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। रिसीवेबल विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स। बेसिकली कैसे हम क्लासीफाई करते हैं करंट नॉन करंट में, वो भी मैं अभी बताऊंगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कैश और बैंक के अलावा और भी चीज़ें हैं जो इसमें आएंगी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। तो देखा जाए इन सब्सटेंस यही वाली चीज़ है, यही वाली चीज़ है। ये देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी की पहली और दूसरी जो हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दे सिग्निफाई इक्विटी, इक्विटी ई म्हणजे कैपिटल, कैपिटल और रिजर्व्स। और बाकी जो दो बच गई नॉन करंट और करंट, वो नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, दे रिप्रेजेंट लाइबिलिटीज, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और फिर एसेट्स का तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। तो एक एक करके शुरू हो जाते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं शेयर होल्डर्स फंड पे, ठीक है, शेयर कैपिटल। अब आपको पता है कि हम जो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में ऑलरेडी ये चीज़ जो है समझ चुके हैं, ऑलरेडी ये चीज़ समझ चुके हैं कि जब हम शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं, शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं तो हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि सबसे पहले हम दिखाते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी कितनी कैपिटल इशू करने के लिए मान्य है, कितनी मैक्सिमम कितनी कैपिटल वो इशू कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल, उस मैक्सिमम कैपिटल में से कंपनी ने कितनी कैपिटल ऑफर की है लोगों को, कंपनी ने कितनी कैपिटल ऑफर की है लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए। उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कि इस इशूड कैपिटल में से लोगों ने कितनी कैपिटल के लिए सब्सक्राइब किया था। तो ये या तो अंडर सब्सक्राइब हो सकती है या तो ओवर सब्सक्राइब हो सकती है, याद है ना आपको। तो इसके भी आगे दो पार्ट्स होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। याद है पेड अप कॉल्ड अप, याद है कॉल्ड अप क्या होता है, जैसे कंपनी अगर अमाउंट्स को इंस्टॉलमेंट्स में उठाती है, इंस्टॉलमेंट्स में बुलाती है, तो कॉल्ड अप अमाउंट वो होता है कि जितनी इंस्टॉलमेंट्स कंपनी अभी तक बुला चुकी है। जैसे सपोज अगर कंपनी ने ऐसे रखा है 2 रुपये की एप्लीकेशन, 3 रुपये की अलॉटमेंट और 5 रुपये की कॉल मनी, 5 रुपये की कॉल मनी। तो अगर कंपनी ने अभी तक सिर्फ अलॉटमेंट तक का पैसा बुलाया तो कॉल्ड अप कितना होगा, 5 रुपये, और टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपये, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। और कॉल्ड अप कितना होगा, 5 रुपये, उतना जितना कंपनी बुला चुकी है कि हाँ तुम अभी ये पैसा दे दो, फिर ये पैसा दे दो, फिर ये पैसा दे दो, राइट। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में क्या आता है, कंपनी ने पूरी की पूरी कॉल अप कर ली थी, फुल कॉल्ड अप, और उस फुल कॉल्ड अप के अगेंस्ट लोगों ने भी पूरा का पूरा पैसा दे दिया। फुली कॉल्ड अप, फुली पेड अप, वो आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में या तो कंपनी ने ही पूरा पैसा नहीं बुलाया, कंपनी ने सिर्फ 5 रुपये बुलाए, अभी 5 रुपये कंपनी ने बुलाए ही नहीं, ठीक है, या तो पूरा कॉल्ड अप ही नहीं है, या फिर पूरा कॉल्ड अप है पर पूरा पेड अप नहीं है, पूरा कॉल्ड अप है पूरा पेड अप नहीं है, जिस केस में हम क्या करते हैं,
सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड में कैसे लिखते हैं, सपोज 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, और जितना अमाउंट अभी तक पे नहीं किया है उसको हम डालते हैं कॉल्स इन अरियर्स में। सपोज बंदे ने सिर्फ 8 रुपये पे किए हैं, ठीक है, 8 रुपये पे किए हैं, तो 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच कितना बन गया, 1 लाख, उसमें से इंटू 2, 8 रुपये पे किए ना, 10 रुपये का टोटल था, तो 2 अभी पे नहीं किए, तो 10,000 इंटू 2 20,000 आपका क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर्स, तो 80,000 आपका चला जाएगा शेयर कैपिटल में, ठीक है। उसके अलावा इसमें हम ऐड करते हैं शेयर फॉर फीचर में अगर कोई पैसा पड़ा होगा, ऐड करते हैं शेयर फॉर फीचर में अगर कोई पैसा पड़ा होगा, ठीक है। और बेसिकली सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कुछ आ रहा होगा, अगर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में कुछ है तो वो उसमें शेयर फॉर फीचर ऐड करके, बेसिकली नॉट फुली पेड अप में शेयर फॉर फीचर ऐड करके इसका जो अमाउंट बाहर जाएगा, फिर इसका टोटल बनेगा, और ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ये वाला टोटल अमाउंट जाएगा आपका शेयर कैपिटल के आगे इन बैलेंस शीट, यहां पर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में, आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है, ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही। उसके बाद आ गया आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या, बेसिकली 2 चीज़ें हैं इसमें, रिजर्व्स और सरप्लस। रिजर्व्स क्या है, वो अमाउंट जो आपने साइड पे रखा हुआ है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, निकाल के रखा हुआ है साइड पे, किसी भी आने वाली कोई कंटिजेंसी हो गई, ठीक है, कोई आने वाली इमरजेंसी हो गई, तो उसको फेस करने के लिए साइड पे जब हम कोई अमाउंट निकाल के रखते हैं उसको हम बना के रखते हैं एज रिजर्व्स। सरप्लस क्या होता है, बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड एंड अदर अप्रोप्रिएशंस। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट समझ लो एक तरह का, सारी अप्रोप्रिएशंस के बाद भी ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बचा हुआ है, वो होता है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। अब ये रिजर्व्स में क्या क्या अमाउंट आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व याद है जब हम शेयर री इशू करते थे, तो कोई प्रॉफिट अगर आता था उसमें, तो उसको हम किस में डालते थे, कैपिटल, शेयर फॉर फीचर का बचा हुआ अमाउंट शेयर री इशू के बाद किस में चला जाता था, कैपिटल रिजर्व में, है ना, तो वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता था। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व याद है, जब शेयर कैपिटल के अगेंस्ट हमें 10 रुपये का शेयर 12 में इशू करेंगे तो 2 रुपये एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाता था, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, राइट। उसके बाद होता है इसमें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। वो क्या होता है, बेसिकली डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए, डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए हम कुछ अमाउंट सेट असाइड करके रखते हैं और उसको डालते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। उसके अलावा इसमें आ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व बेसिकली एसेट की वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो इसमें अमाउंट क्रेडिट होगा, एसेट की वैल्यू नीचे जाएगी तो इसमें से अमाउंट लिया जाएगा। एसेट की मार्केट वैल्यू की फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक आता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, बेसिकली कभी कभार क्या होता है, कंपनी अपने खुद के शेयर्स जो है बाय बैक करती है फ्रॉम शेयर होल्डर्स। कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा देती है, ठीक है, उन शेयर्स के बदले, और वो शेयर्स कंपनी बाय बैक कर लेती है, ठीक है, बाय बैक कर लेती है, और बाद में हो सकता है कभी उन शेयर्स को वो इशू करे, ठीक है। तो वो बाय बैक करते टाइम कंपनी एंट्री क्या डालेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, तो दैट मीन्स उतना पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे दिया, ठीक है। अब हम ये नहीं चाहते कि कंपनी के प्रॉफिट्स फालतू में ज़्यादा आए, जबकि इस बार कंपनी ने बैंक से पैसा यूज़ किया है शेयर्स बायबैक करने के लिए, तो हम प्रॉफिट्स में से उन शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू जो है
वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करवा देते हैं। प्रॉफिट्स में से उतनी वैल्यू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करवा देते हैं। और ये जो रिजर्व है ये यूज़ हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? फ्री के शेयर्स जो कंपनी इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को एज इनाम। जब कंपनी बहुत शाही फील करती है ना, शाही फील कर रही है, बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, सब बहुत अच्छा चल रहा है, तो राजा क्या करते थे? ऐसे नेकलेस उतार के दे देते थे। कंपनी क्या देती है? बोनस शेयर। ठीक है, तो ये कुछ रिजर्व्स हो गए जो आते हैं आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, इसके अलावा सरप्लस क्या हो गया? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्या होता है शेयर वारंट्स? क्या होते हैं? मैंने आज आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया, आपसे पैसा ले लिया और मैंने बोला 10 साल बाद इसके अगेंस्ट आपको 10 साल क्या, खैर 2 साल बाद इसके अगेंस्ट आपको शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज हो या 2 साल बाद हो, शेयर वारंट्स जो हैं शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए कहाँ दिखाए जाते हैं? शेयर होल्डर्स फंड में। ठीक है, ये 3 हो गए। उसके बाद आया आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वही कि जो मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में जब 31 मार्च आ जाती है, श्योर शॉर्ट शेयर्स जो हैं, श्योर शॉर्ट शेयर्स जो हैं जो अलॉटमेंट में कन्वर्ट होंगे ही, श्योर शॉर्ट शेयर एप्लीकेशन जो अलॉटमेंट में कन्वर्ट होगी ही, उसका पैसा दिखाया जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। ये भी काइंड ऑफ इक्विटी का ही पार्ट है। उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करने वाली ये है कि नॉन करंट और करंट में हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो ये आइडेंटिफाई करने के हैं हमारे पास तरीके। एक तो है ऑपरेटिंग साइकिल, एक है 12 मंथ्स वाला हिसाब। ठीक है, और एक है कि अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट। अगर मैं बोलूं एक लायबिलिटी करंट लायबिलिटी कैसे बनेगी, एक लायबिलिटी करंट लायबिलिटी कैसे बनेगी, तो एक लायबिलिटी करंट लायबिलिटी ऐसे बनेगी जो या तो अपनी ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर, ऑपरेटिंग साइकिल की जितनी उसकी टाइमलाइन है, ठीक है, मतलब इट इज़ पेबल विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अगर कोई ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है तो इट इज़ पेबल विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने से नीचे नीचे सेटलमेंट। ठीक है, या फिर सेटलमेंट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? टाइम पीरियड इन एक्विजिशन ऑफ मटेरियल एंड इट्स कन्वर्जन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब कि मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ, ठीक है, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको मैंने फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र किया, ठीक है, उसको मैंने अपनी इन्वेंट्री में रखा, उसको मैंने सेल किया, उसके अगेंस्ट मेरे पास डेटर आए, ठीक है, जिसने 2 महीने का मेरे से समय लिया और 2 महीने बाद वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पूरा जितना टाइम लगा इसमें, पूरा जितना टाइम लगा इसमें, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल। टाइम पीरियड बिटवीन एक्विजिशन ऑफ मटेरियल्स एंड इट्स कन्वर्जन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल। अब हो सकता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ऊपर हो। अगर कोई ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दिया, वी अज्यूम इट इज 12 मंथ्स, पर हो सकता है कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ऊपर हो, से 15 मंथ्स। ठीक है, सो इवन इफ द ड्यूरेशन ऑफ दैट लायबिलिटी, ठीक है, द ड्यू डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ दैट लायबिलिटी इज मोर देन 12 मंथ्स बट लेस देन 15 मंथ्स, से 14। ठीक है, तो उस केस में भी उसको हम करंट लायबिलिटी में ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका सेटलमेंट फिर भी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है। तो आपने क्या देखना है कि इन दोनों में से किसी एक चीज के अंदर होनी चाहिए, या तो 12 महीने या तो ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बोलूं कि 18 मंथ है उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेटलमेंट इज आफ्टर 18 मंथ्स, तो आफ्टर 12 मंथ्स भी है वो, ठीक है, आफ्टर 12 मंथ्स भी है, मतलब ये वाला तो चली गई, और उसकी ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज़्यादा चली गई। ऑपरेटिंग साइकिल सिर्फ 15 महीने की है
और इसकी सेटलमेंट डेट 18 महीने है, तो ये करंट लायबिलिटी नहीं, ये नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है। और तीसरा मैंने क्या बोला, अनकंडीशनल राइट टू डेफर, देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट। मतलब कि हमारे पास कोई ऐसा राइट नहीं है, कोई ऐसा राइट नहीं है कि हम इसकी सेटलमेंट को डेफर कर सकें, पोस्टपोन कर सकें, ऐसा कोई राइट नहीं है हमारे पास। मतलब अगर उसकी सेटलमेंट 10 महीने में ड्यू है, हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम इसको पोस्टपोन कर सकें। ठीक है। तो जब हमारे पास कोई राइट नहीं है, 10 महीने में सेटल होनी ही होनी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, करंट लायबिलिटी, डेफर सेटलमेंट आफ्टर 12 मंथ्स। ठीक है। और जो करंट लायबिलिटी नहीं हुई वो क्या हो जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। ओके। अब नॉन करंट लायबिलिटी में पहला देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या हो जाएगी, जब आप लॉन्ग पीरियड के लिए बोरो कर रहे हो, किससे, जैसे आपने बैंक लोन लिया, जैसे आपने डिबेंचर इशू किए, ठीक है, 10 साल के लिए इशू हो रहे हैं, बैंक लोन 10 साल का चल रहा है, 20 साल का चल रहा है, तो उसका जो आपका बोरोइंग का अमाउंट होगा वो कहाँ दिखाया जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। कैसे दिखाओगे, यहाँ नोट नंबर लिख दोगे, नोट्स टू अकाउंट्स में जाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स में हेडिंग लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और फिर लिखोगे डिटेल, 10% डिबेंचर, बैंक लोन, जो मर्जी। ठीक है। आपको ये भी पता है डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल को कैसे दिखाते हैं। ठीक है। या तो बैंक लोन के अगेंस्ट ब्रैकेट में नीचे लिख देंगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल। ठीक है। या तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट खोल के, याद होना चाहिए, आई बटन पे क्लिक करो, वीडियो देखो चुपचाप अगर याद नहीं आ रहा, बेशरम। ठीक है। ये आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये क्या है, तो ये है बेसिकली, होता ये है कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो बन रहे हैं एज पर, ये जो आपकी बैलेंस शीट है ये बन रही है एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है। इसमें जो आप चीज़ें दिखा रहे हो वो दिखा रहे हो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। दैट मीन्स आप जो खर्चा लेते हो, जो इनकम लेते हो, जो एसेट्स दिखा रहे हो, जो लाइबिलिटीज़ दिखा रहे हो, वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिखा रहे हो। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सारी प्रैक्टिसेस लिखी हैं, क्या क्या फॉलो करनी है। ठीक है। कैसे कैसे रूल्स हैं सारे बेसिकली। ठीक है। वैसे ही ना टैक्सेशन का अलग एक्ट है जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट, जो गवर्न करती है टैक्सेशन की प्रोविजंस। अब बेटा टैक्सेशन दादा जो है ना, टैक्सेशन दादा से कोई नहीं बचता, फिर वो हो इंडिविजुअल, फिर वो हो फर्म, फिर वो हो कंपनी, टैक्स तो सबको देना ही पड़ता है। और टैक्स किस अमाउंट पे देना है, वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, उसके रूल्स दिए हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो यहाँ पर दी हुई हैं वो यहाँ पर मंजूर नहीं की जा रही। जैसे कोई खर्चा है जो यहाँ पर अलाउड है, ठीक है, यहाँ पर अलाउड है कि हाँ ठीक है ये खर्चा हम मानेंगे, पर इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है नहीं, ये खर्चा मैं नहीं मानूंगा, इसको मैं डिस अलाउ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी, उसके रूल्स, उसकी लाइफ, उसके रूल्स, उसके गमले, उसके फूल्स। ठीक है। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पर डिफर कर सकते हैं, और उन रूल्स में डिफरेंस की वजह से हो सकता है आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो कुछ और है, और आपका जो टैक्सेशन वाला प्रॉफिट है वो कुछ और है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, और टैक्सेशन के लॉज के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट जिस पे आपने टैक्स देना है वो कम आ रहा है। मतलब आपकी बुक्स में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, अकाउंटिंग वाली बुक्स में, और टैक्सेशन रूल्स के हिसाब से जिस पे आपने टैक्स देना है इस साल के लिए वो प्रॉफिट कम आ रहा है। तो टैक्स तो आप टैक्सेशन प्रॉफिट के हिसाब से दोगे, तो इस साल आपने वो प्रॉफिट, उस कम प्रॉफिट पे कम टैक्स दिया। ठीक है। जबकि आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा था। पर ये ऐसा डिफरेंस है कि आगे चल के क्या होएगा, टैक्सेशन वाला प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा और अकाउंट्स वाला प्रॉफिट कम हो जाएगा। हमें ये बात पता है कि ये टेम्परेरी डिफरेंस है।
दैट मीन्स आगे आने वाले साल में ये डिफरेंस रिवर्स होगा, ठीक है, टेम्परेरी डिफरेंस है। तो जब हमें पता होता है ना कि हाँ आगे आने वाले साल में ये चीज़ रिवर्स होने वाली है, टैक्स प्रॉफिट बढ़ेगा अकाउंट प्रॉफिट में से, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो हम अपने अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी रखते हैं। एक तो कंसिस्टेंसी रखते हैं और दूसरा प्रूडेंस के बेसिस पे अकाउंट्स बनाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जितना हम टैक्सेशन प्रॉफिट कम दे रहे हैं ना, जितना हम टैक्सेशन प्रॉफिट कम दे रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट में जो डिफरेंस आता है उस पे जो टैक्स बन रहा होता है उससे हम बनाते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो वाली टैक्स लायबिलिटी जो आगे आने वाले साल में हमें पड़ेगी, जो अराइज क्यों हुई, जो अराइज इस वजह से हुई क्योंकि अकाउंट्स और इनकम टैक्स के रूल्स में थोड़ा बहुत फर्क होता है, ठीक है। ऐसी कुछ बहुत चीज़ें हैं जिन पे जो है डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी पड़ सकती है। उनमें से एक होता है जैसे कि एसेट्स पे, एसेट्स की वजह से, जैसे कि एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। अकाउंट्स में हम एसएलएम फॉलो कर सकते हैं, टैक्सेशन में डब्ल्यूडीवी ही फॉलो किया जा सकता है टैक्सेशन रूल्स के हिसाब से। डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूडीवी, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज एसएलएम। तो उस वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी उठ सकती है। यहाँ आगे नेट क्यों लिखा है कि ऐसी जितनी भी चीज़ें जिन पे डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन सकती है उनका हम नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट निकालते हैं कि नेट में क्या बन रहा है, लायबिलिटी बन रहा है या एसेट बन रहा है। और अगर लायबिलिटी बन रहा है दैट इज अभी के लिए, इस साल के लिए टैक्सेशन प्रॉफिट कम है और अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है, दैट मीन्स आगे आने वाले साल में हमें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तो हम बनाते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, ठीक है। शॉर्ट में बोलूं तो बस अकाउंट्स वाले प्रॉफिट और टैक्स वाले प्रॉफिट में जब डिफरेंस आता है और टैक्स वाला प्रॉफिट कम होता है और अकाउंट्स वाला प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और हमें पता है कि अभी हम जो कम टैक्स दे रहे हैं, अभी तो हम कम टैक्स दे रहे हैं पर आगे आने वाले साल में इसकी हमें भरपाई करनी पड़ेगी। दैट मीन्स ऐसा भी टाइम आएगा जब ये वाला प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा और ये वाला प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ये जो हमने आज जो हम कम दे रहे हैं उसको हमें तब कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो हम आज ही उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, आज ही उसको एज ए लायबिलिटी अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। दूसरी तरफ जब अकाउंटिंग प्रॉफिट कम होता है और टैक्सेशन वाला प्रॉफिट ज़्यादा होता है और हम आज की डेट पे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, पर हमें ये बात पता है कि आगे आने वाले साल में टैक्स वाला प्रॉफिट कम बनेगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा, तो इसको कंसिस्टेंट रखने के लिए हम डेफर्ड टैक्स एसेट बनाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में ये चीज, ओके। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे कि वो ट्रेड पेबल्स जो 12 महीने से ऊपर के आपके पेबल हैं, वो ट्रेड पेबल्स जो 12 महीने से ऊपर के पेबल हैं वो आपके आ जाएंगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। इसके अलावा और भी आ सकती हैं, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन दी आइटम, पर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या हो गया? प्रोविजन क्या होता है? बेसिकली हमें पता है कि आगे आने वाले टाइम पे लायबिलिटी अराइज होगी, पर कितनी होगी हमें ये अभी नहीं आइडिया, अमाउंट का हमें क्या कहते हैं आइडिया नहीं होता, तो हम अपने एस्टिमेट्स के हिसाब से प्रोविजंस बनाते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या हो गया? जिसकी सेटलमेंट जो है हमें इतना पता है कि 12 महीने बाद उठेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के लिए अगर सपोज लीव एनकैशमेंट है या उसकी रिटायरमेंट के लिए आगे अमाउंट देने हैं रिटायरमेंट पे, ठीक है, और हमें पता है कि रिटायरमेंट अगले 5 साल बाद है, तो उसके लिए हम प्रोविजन तो बना के रख लेंगे, ठीक है, बट वो प्रोविजन जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा क्योंकि वो रियलाइज कब होगा? 5 साल बाद। तो एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए कोई प्रोविजन बन रहा है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या आती है? करंट लायबिलिटीज में क्या आ गई? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, किसी से छोटे पीरियड के लिए पैसा लिया, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। जब करंट अकाउंट खोलते हो बैंक के साथ तो आपके पास एक बैंक ओवरड्राफ्ट का ऑप्शन होता है, कैश क्रेडिट का ऑप्शन होता है, जिससे आप बेसिकली इसका मतलब होता है कि 2-3 महीने की इसकी लिमिट होती है, बैंक से आप ज़्यादा पैसा ले सकते हो और फिर बैंक को चुकाओ,
ठीक है। ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स जो विद इन 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल जो पे करने होते हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में आपका चला जाएगा, जैसे कि याद है जब हम शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, जब हमारे शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, जब हमारे शेयर्स, और हमें बचा हुआ पैसा रिटर्न करना होता है, बचा पैसा रिटर्न करना होता है, वो आपका जाता है करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। इसके अलावा अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉलो नहीं हुई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉलो नहीं हुई, करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, सारा का सारा एप्लीकेशन का पैसा तब वहां जाता है। इसके अलावा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कोई अगर अनअर्न्ड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो आपकी चली जाएगी करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में, ठीक है। उसके अलावा आपकी करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये क्या हुआ कि सपोज आपकी एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जैसे सपोज बैंक का लोन है, 20 साल वाला लोन है, ठीक है, पर अगले आने वाले साल में कुछ अमाउंट तो होगा जो ड्यू बन रहा होगा, तो आउट ऑफ दैट लॉन्ग 20 ईयर वाली बोरोइंग कुछ अमाउंट है जो अगले आने वाले साल में जिसकी पेमेंट डेट बन रही होगी, जिसकी ड्यू डेट इज विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, ठीक है। तो वो वाली जो करंट मैच्योरिटी मतलब वो मैच्योर हो जाएगी अभी, ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, वो पोर्शन जो है अभी मैच्योरिटी के लिए बन रहा है, तो वो भी कहाँ जाएगा आपका करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, ये क्या हो गया, जैसे कि सपोज आपका जो इंटरेस्ट डेट है वो बनता है जून और दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर के बाद पहले आएगा मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू कर दोगे, पर ये ड्यू होगा पेमेंट के लिए जून में, ठीक है। तो यहाँ पर अक्रू हो गया पर ड्यू हो रहा है जून में, ठीक है। तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, तो ये हम एज अ लाइबिलिटी तो दिखा देंगे, पे कब करेंगे, जून में जाके। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, हो सकता है दिसंबर का इंटरेस्ट कब का आपका पड़ा हुआ है अक्रूड, और आपने वो ड्यू भी हो गया है पे होने के लिए, पर आपने अभी तक पे नहीं किया, तो वो भी कहाँ दिखाएंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज में। उसके अलावा क्या आ गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वो जो हमें पता है जिसकी सेटलमेंट विद इन 12 मंथ्स होगी, पर अमाउंट क्या है एग्जैक्टली वो नहीं पता। इसमें क्या क्या आ सकता है, आपके टैक्सेशन के प्रोविजंस, एम्प्लॉय बेनिफिट के वो वाले प्रोविजन जो विद इन 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड हैं टू रियलाइज, ठीक है, टैक्सेशन के प्रोविजंस इसमें आ जाएंगे। कोई और प्रोविजन का अमाउंट भी इसमें आ सकता है, कोई ऐसी लाइबिलिटी जिसका हमें एग्जैक्ट अभी अमाउंट नहीं पता, पर इतना पता है कि लाइबिलिटी जरूर अराइज होगी, ठीक है, वो आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। फिर आते हैं हम एसेट साइड में सबसे पहले आ गया नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टैंजिबल एसेट जिनका फिजिकल सब्सटेंस है, इंटैंजिबल जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो एसेट जो अभी बन रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया जो बन रही है, कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बन रहे हैं, इंटैंजिबल एसेट जो अभी बन रहे हैं। उसके अलावा आएंगे आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ पीरियड ग्रेटर देन 12 मंथ्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या आ जाएगा आपका, सिक्योरिटी डिपॉजिट आ सकता है, ठीक है। किसी को फिक्स्ड एसेट के लिए कैपिटल एडवांस दिया है वो आ सकता है, कोई और एडवांस दिया है वो आ सकता है। अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, आपके अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, और कोई अगर नॉन करंट एसेट है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका करंट एसेट्स में पहला क्या आ रहा है, करंट इन्वेस्टमेंट्स लेस देन 12 मंथ्स जिनकी मैच्योरिटी है, इन्वेंट्रीज यहाँ आ गया आपका स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ आ जाएंगे आपके डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें एक तो आपका आएगा कैश, एक आपका आएगा बैंक, इसके अलावा आपके आ जाएंगे चेक, इसके अलावा आपके आ जाएंगे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ठीक है। ये सब आपको कहाँ आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अगर छोटे पीरियड के लिए किसी को लोन या एडवांस दिया है, और अदर करंट एसेट्स जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस,
अक्रूड इनकम, ये सब आ जाएगा आपका अदर करंट एसेट्स में, ठीक है। इसके अलावा होती हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिनका होना ना होना डिपेंड करता है किसी फ्यूचर इवेंट में। मतलब अगर कोई फ्यूचर इवेंट हुआ उस पर कंटिंजेंट है कि लायबिलिटी अराइज होगी या नहीं। मतलब कि कोर्ट में केस चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो इट डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट कि लायबिलिटी अराइज होगी या नहीं किसी कोई डैमेजेस पे करने की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी। उसके अलावा क्या आ गई, कमिटमेंट। जब कंपनी कमिट कर देती है कि हाँ हम इतना अमाउंट पे करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमिटमेंट। वो भी कहाँ दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। दूसरे पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने परफॉर्मा दिया हुआ है, ठीक है। अगेन काम इसका वही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बतानी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बतानी है, बस हॉरिजॉन्टल की जगह ये वर्टिकल वे में बनाई जाती है। हम क्या करते थे ट्रेडिशनल, उसमें ट्रेडिंग और पीएनएल जब हम बनाते थे, हम राइट साइड पे लिखते थे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, फिर लेफ्ट साइड पे लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, और उससे निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को करते थे आगे कैरी डाउन प्रॉफिट एंड लॉस में। बाकी जो इनकम्स होती हैं, इंटरेस्ट इनकम, बैड डेट्स रिकवर्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो दिखाते थे राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हम दिखाते थे बाकी के एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन अगर जो होती थी फिक्स्ड एसेट्स पे, ठीक है। और फिर इसमें से इसको माइनस, मतलब इनकम्स में से जीपी प्लस इनकम्स में से इसको माइनस करके, एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन को माइनस करके हम निकालते थे नेट प्रॉफिट्स। है इसमें भी हो इसमें भी वही रहा है, ठीक है। देखो शुरू किया इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या मतलब कि क्या ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या क्या ये ट्रेडिंग करते हैं या जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसकी फीस, अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी सेल्स, और मैन्युफैक्चर करते हैं तो भी उसकी सेल्स। ऑपरेशन से जो रेवेन्यू हो रहा है बेसिकली ये आ गया आपका सेल्स वाला अमाउंट, ठीक है, वो आ जाएगा आपका यहाँ। सेकेंड आपका आता है अदर इनकम। अदर इनकम बेसिकली सेल्स के अलावा जो भी और इनकम हो रही है, फिर वो इंटरेस्ट इनकम हुई, बैड डेट्स रिकवर हुए, फिक्स्ड एसेट्स पे गेन हुआ, ये सारा कहाँ आ गया, यहाँ अदर इनकम में। तो ये सेल्स आपकी चलेगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, ये आपकी चलेगी जाके अदर इनकम में, और ये आ गया टोटल रेवेन्यू। मतलब ट्रेडिंग पीएनएल की राइट साइड में से सेल्स हो गई है और ये बाकी सारी इनकम्स हो गई हैं, ठीक है। ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू, टोटल ऑफ 1 + 2। फिर आ गया आपका फोर्थ एक्सपेंसेस। अब आ जाओ आप अपनी लेफ्ट साइड पे। सबसे पहले आ गया कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम्ड। इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो आप रॉ मटेरियल्स कंज्यूम करते होगे, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम निकालनी कैसे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। मैं बार बार रॉ मटेरियल्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम निकाल रहे हैं सिर्फ, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक फाइनल गुड्स वाला वो नहीं आएगा, सिर्फ रॉ मटेरियल्स का देख रहे हैं हम, सिर्फ रॉ मटेरियल्स का देख रहे हैं, तो वो कॉस्ट निकल गई। अब ध्यान से देखो, जब हम ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं तो हम स्टॉक में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, स्टॉक होता है हमारे लिए, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में हमारा रॉ मटेरियल भी इंक्लूड होगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी इंक्लूड होगा और फिनिश गुड्स भी इंक्लूड होगा, राइट। तो मैंने बोला कि ट्रेडिंग और पीएनएल का ही दूसरा रूप ये है, बस इसमें वर्टिकल वे में चीज़ें चल रही है, तो हम बेसिकली मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं सिर्फ रॉ मटेरियल को उठाऊं, सिर्फ रॉ मटेरियल को उठाऊं, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल के मैंने ओपनिंग स्टॉक को भी अकाउंट फॉर कर लिया, परचेजेस को भी अकाउंट फॉर कर लिया और क्लोजिंग स्टॉक को भी अकाउंट फॉर कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक को भी अकाउंट फॉर कर लिया। दैट मीन्स कि रॉ मटेरियल्स के लिए हमने सारा ट्रेडिंग पीएनएल तो ले लिया, क्योंकि सेल्स भी हमारी आ गई ऊपर, ठीक है, सेल्स भी हमारी आ गई ऊपर, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया हमारा, तो मटेरियल कंज्यूम तो भैया मैच हो गया। पर अभी बच रहा है वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, तो अगली कैटेगरी की आ गई, मैच हमने सारा करना है। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप मटेरियल यूज नहीं करते, दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं हो, आप ट्रेडिंग कंसर्न हो, तो आपका आएगा परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये वाली परचेजेस, ठीक है। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आ गया। पर अभी भी हमारे पास मैच करने वाला क्या बचता है, हमारे पास मैच करने वाला बचता है कि भैया फिनिश गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है,
परचेजेस तो चलो तुमने लिख ली, और रॉ मटेरियल की परचेजेस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हमने इंक्लूड कर ली, ठीक है। पर अभी भी हमने इफेक्ट नहीं दिया ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक फॉर वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, ठीक है भैया। नेक्स्ट में वो भी कर लेते हैं। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अगला है हमारा चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अगर तुम ट्रेडिंग कंसर्न हो तो स्टॉक इन ट्रेड, अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। दैट मीन्स अब अगर ध्यान से देखो, हमने बोला था इसको और इसको तुमने इफेक्ट नहीं दिया, ये हम दिखा रहे हैं एक्सपेंसेस साइड में, एक्सपेंसेस साइड में, तो ये हम दिखाएंगे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर ओपनिंग ज़्यादा होगा और क्लोजिंग कम होगा तो वो हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा, दैट मीन्स हमारे एक्सपेंस को बढ़ा देगा, ठीक है, जिससे प्रॉफिट कम होगा, राइट। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की अगर पॉजिटिव फिगर आती है, ठीक है, पॉजिटिव फिगर आती है, तो जितनी ये ज़्यादा फिगर आएगी उतना ही वो टोटल रेवेन्यू से माइनस होगा और उतनी ही हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। एक्सपेंस साइड में दिखा रहे हैं तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे ताकि पॉजिटिव फिगर इंडिकेट्स कि हमारा ओपनिंग स्टॉक वाज मोर एंड क्लोजिंग स्टॉक इज लेस, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो, ठीक है, साइड पे जो मैंने सिंपल वाला बनाया है, अगर उसको देखो, अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होगी और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस से तो जीपी निकलता है, जीपी भी हमारा कम होगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी को मैच करें तो चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड को हम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, एंड इफ इट इज पॉजिटिव ये एक्सपेंस साइड पे फिगर दिखेगी, एक्सपेंस साइड पे फिगर दिखेगी और टोटल रेवेन्यू से डिडक्ट की जाएगी टू डिटरमिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सो फार सो गुड, सेल्स भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी हमने सारे इंक्लूड कर लिया अब, ठीक है, परचेजेस हमने इंक्लूड कर ली, स्टॉक इन ट्रेड की भी कर ली, रॉ मटेरियल की भी कर ली, ठीक है, परचेजेस भी होगी। दैट मीन्स हम जीपी तक पहुंच गए बहुत आराम से, जीपी तक पहुंच गए हम बहुत आराम से। बाकी के इनकम्स हमने अदर इनकम में इंक्लूड कर ली थी। अब क्या रह गया, सिर्फ बाकी के एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन। ओके, आ जाओ। बाकी के एक्सपेंसेस को हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है, 4 कैटेगरीज में बांटा है। वो कैटेगरीज क्या क्या हैं, सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं, फिर वो सैलरी हो गई, फिर वो वेजेस हो गया, ठीक है, फिर वो उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ खर्चा हो गया, वो भी कहाँ चला जाएगा, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में, एम्प्लॉयज़ के लिए बेसिकली जो भी खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक अलग से कॉलम बना दिया क्योंकि एम्प्लॉयज़ हमारी कॉरपोरेशन कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। कंपनीज पिश पॉश, हम ऐसे सारे एक्सपेंसेस के साथ नहीं जोड़ देते, एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस अलग से दिखाते हैं। अगला क्या आ गया, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब पैसा रेज करने के लिए तुम जो कॉस्ट इनकर करते हो, जैसे लोन लेने के लिए आपने लोन प्रोसेसिंग फीस ली, ठीक है, शेयर्स इशू करने के लिए आपकी शेयर इशू करते टाइम जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, शेयर इशू करते टाइम जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो आप स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होने की फीस दे रहे हो, जो भी फीस आप अलग अलग फीस दे रहे हो, अंडर राइटिंग कमीशन दे रहे हो, सारे कहाँ चले जाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट में, पैसा रेज करने का, फाइनेंस रेज करने का कॉस्ट, ठीक है। अगला क्या है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन जो कि टैंजिबल पे लगती है, अमोर्टाइजेशन जो हम इनटैंजिबल पे लगाते हैं, इनटैंजिबल की डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहते हैं, मतलब राइट ऑफ करना बेसिकली। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस का अलग से कॉलम है, ठीक है। और फिर आ गया अदर एक्सपेंसेस, जितने भी बाकी एक्सपेंसेस जो इन दायरों में नहीं फिट हो रहे वो कहाँ चले जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में। तो बेसिकली हमने सारे एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन भी कवर कर ली। अब एक बार ही देखो, सेल्स कवर होगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, अदर इनकम में बाकी सारी इनकम कवर होगी जो पीएनएल में दिखाते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने निकाल लिया। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में हमने स्टॉक इन ट्रेड की परचेजेस कवर कर ली। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, बेसिकली ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो एक तरह से हमने सारा ट्रेडिंग अकाउंट कवर कर लिया। फिर बच गए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाकी के एक्सपेंसेस, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयज पे खर्चा किया, सैलरी वेजेस वगैरह, फाइनेंस कॉस्ट जो फाइनेंस रेज करने के लिए, जैसे लोन लिया तो उसकी लोन प्रोसेसिंग फीस, ठीक है,
डिबेंचर इशू किए तो उसकी फ़ीस, ठीक है, शेयर कैपिटल आप इशू कर रहे हो उसकी कोई खर्चे हो रहे हैं तो वो सारा। फिर डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स जो कि टैंजिबल और इनटैंजिबल, उन पे जो डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन हो रही है बेसिकली उसका अलग से हेड है, और बाकी बचे एक्सपेंसेस के लिए अदर एक्सपेंसेस का हेड। तो सारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस कवर हो गया। इसके बाद आप निकालोगे एक्सपेंसेस, इन सारे एक्सपेंसेस का टोटल, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से आप लेस करोगे कितना इस साल का आपका टैक्स एक्सपेंस है, तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। इसके आगे भी नोट नंबर का आपने कॉलम दिया हुआ है। अगर आपको नोट्स में क्या कहते हैं इसकी डिटेल देनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे सपोज आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हो, आपकी बहुत ब्रांचेज हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस ब्रांच से कितना, उस ब्रांच से कितना, इस ब्रांच से कितना, या फिर आप अलग अलग प्रोडक्ट से डील कर रहे हो तो इस प्रोडक्ट से कितना, उस प्रोडक्ट से कितना, राइट। तो उसकी आप डिटेल्स दे सकते हो नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसका परफॉर्मा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स तो आपको पता चल ही गया, इनको इन दोनों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें इन हेड्स की डिटेल्स दी जाती हैं। उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका अलग से चैप्टर है, तो उसको हम तब देखेंगे। हम बाकी की थ्योरी भी कर चुके हैं इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर हो गया आपका कवर। तो ये था आपका चैप्टर। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी डिस्कस अबाउट द टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक्चुअली होता क्या है। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कॉमेंट डाउन बिलो with your feedback, like this video, and I'll see you guys in the next lecture. Bye bye.